अध्ययन के उपागम, ये शीर्षक है ज्ञानदूत कार्यक्रम सेशन 2 में आप दोनों का स्वागत करता हूँ मैं, आप विद्यार्थियों का। और हम आज आपको अप्रोचेस, मीनिंग ऑफ अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझें कि अप्रोच क्या होता है, अप्रोच किसे कहते हैं, उपागम से हमारा क्या तात्पर्य है। तो उपागम जो है वो किसी भी घटना को देखने का, चाहे वो घटना प्राकृतिक घटना हो या फिर वो सामाजिक घटना हो, किसी भी घटना को देखने का ये एक विशेष नज़रिया है। इसको आप ऐसे समझें कि आप किसी घटना को किसी व्यू पॉइंट है ना, जो आपका दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण या मूल्य जो मान्यताएं हैं है ना, उसके माध्यम से हम किसी घटना को देखने और समझने का प्रयास करते हैं, है ना। जैसे कोई भी चीज़ अपने आप में होती है ना, परंतु वो चीज़ है क्या, वो हम उसको कैसे देखते हैं उस पर निर्भर करती है ना। तो इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई विचार नहीं है, तो आप किसी घटना को देख तो रहे हो लेकिन आप उसको समझ नहीं पाओगे। आप किसी घटना को किसी नज़रिए से, किसी है ना मूल्य या किसी दृष्टिकोण या फिर आप कह सकते हैं आपकी जो मान्यताएं हैं उसी के आधार पर, जिसको हम संक्षिप्त में आइडिया कह सकते हैं, है ना। तो बिना किसी आइडिया के आप किसी रियलिटी को परसीव नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए ये इसको अप्रोच को हम क्या कहेंगे कि भाई हमारे ये कुछ मान्यताएं हैं, कुछ विश्वास है, ये हमारे कुछ दार्शनिक मत हैं, है ना। और इस आधार पे हम घटना को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए बात कही जाती है कि जैसी आपकी सोच होती है ना, जैसे आपकी विचार होते हैं, मूल्य होते हैं, वैसे आपकी दृष्टि बनती है और वैसे आप घटनाओं को देखते हैं, समझते हैं और परखते हैं। तो अप्रोच जो है वह भी अपने आप में क्या है, किसी भी घटना को देखने का एक विशेष नज़रिया है। विशेष नज़रिए से तात्पर्य हम किन्हीं मूल्य, मान्यताओं, विश्वास के आधार पर, है ना, या हम कह सकते हैं कि कुछ निश्चित प्रक्रिया के आधार पर हम घटनाओं को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो मूलतः जो अप्रोच है वो हमारे लिए एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ना, मानसिक निर्मिति है ना, और उस एक कॉन्स्ट्रक्ट है, उसके माध्यम से हम चीज़ों को समझने या है ना उसको विश्लेषण करने का, उसको एनालाइज करने का, उसको व्याख्या करने का हम प्रयास करते हैं। तो मूल रूप से हमारा उद्देश्य क्या होता है कि अप्रोच के माध्यम से हम चीज़ों को देखें, समझे, जाने और उसकी व्याख्या करें और किन्हीं है ना निष्कर्ष पर पहुँचे। और कई बार हम सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया की ओर भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच मूलतः 2 किस्म के अप्रोच अगर आप देखेंगे, है ना, समाज विज्ञान के क्षेत्र में 2 किस्म के अप्रोच होते हैं। एक अप्रोच को हम कह सकते हैं भाई जो इंडक्टिव मेथड है, और दूसरे को आप कह सकते हैं डिडक्टिव मेथड, है ना। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास आगमनात्मक, है ना, इसको हिंदी में आगमनात्मक कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ विचार है, कुछ मूल्य है, कुछ मान्यताएं हैं, या है ना कोई स्टेटमेंट है, उसके आधार पे हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और फिर उसकी व्याख्या करते हैं, है ना। तो फ्रॉम स्पेसिफिक, है ना, पर्टिकुलर, है ना, एक हमने सिद्धांत, एक आम धारणा बना रखी है, उससे हम किसी घटना को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा मेथड होता है डिडक्टिव मेथड। उसमें क्या होता है, हम घटनाओं को देखकर, बहुत सारी घटनाओं को देखकर और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंच के और सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो ये डिडक्टिव मेथड, तो विज्ञान जो है उसको हम एक डिडक्टिव मेथड कहते हैं। और मूल्य, मान्यताओं के आधार पर जब हम किसी घटना को समझने का प्रयास करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं, तो उसको हम आगमनात्मक कह सकते हैं।
तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में आप देखेंगे कि इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों मेथड का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से आप देख लीजिए कि लोक प्रशासन हो चाहे समाज विज्ञान के, है ना, अध्ययन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें दृष्टिकोणों को लेकर, है ना, कई तरीके अपनाए गए। एक तरीका तो शुरू में ये रहता है, आप चाहे कोई सा भी राजनीति विज्ञान पढ़ें, चाहे समाज शास्त्र पढ़ें, चाहे मैं ना लोक प्रशासन की बात करें, इतिहास पढ़ें, है ना, तो आप देखिए कि एक सामान्य जो तरीका अपनाया जाता था, अप्रोच जिसको कह सकते हैं समझने का, वो ये था कि घटनाओं को देखने और समझने के लिए हम एक पारंपरिक तौर तरीके अपनाते थे, परंपरा से चली आ रही चीज़ों को, है ना, ऐसा होता है, ऐसा कहा जाता है, हमारे यहाँ तो यही प्रचलन में है ना, परंपरा चली आ रही है। उस पारंपरिक तौर तरीके से वो जो ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान, उस ज्ञान के आधार पर हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, है ना, और हम अपनी, है ना, अपने पूर्वजों के, अपने, है ना, पुरखों के, अपने बड़े बुजुर्गों के अनुभवों के आधार पर जो प्राप्त ज्ञान होता है, उस आधार पर हम चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। ये पारंपरिक ज्ञान जिसको हम कहते हैं। तो एक तो तरीका ये होता है कि भाई परंपराओं में जो ज्ञान उपलब्ध है उसके आधार पर हम चीज़ों को देखें और समझें। दूसरा एक तरीका है कि किसी घटना को समझने के पीछे और जानने के पीछे एक मेटाफिजिकल, है ना, तरीका, इसको इस तरीके से समझें कि भाई हमें तो, है ना, इसका कारण सब तो समझ में नहीं आता है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई, है ना, अधिभौतिक, है ना, मतलब मेटाफिजिकल कारण है ना, वो कारण जो हमारे समझ के बाहर है, जिसको समझने के लिए, है ना, हमारी तर्क बुद्धि कार्य नहीं करती, पर इसमें कोई थिंग एक्सटीरियरिटी, यानी कि कोई बाह्य कारक, है ना, यानी कि पराभौतिक कारण, है ना, ईश्वर की मर्जी, है ना, तो कई घटनाओं को समझने के पीछे हम ईश्वरीय कारण भी जोड़ देते हैं, है ना। अब आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं, ज्योतिष विज्ञान भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं कि भाई वो घटनाएं जो है ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, वो आपके और हमारे हाथ में नहीं है। यद्यपि उसको भी विज्ञान कहते हैं, ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है, वो भी एक उनकी अपनी मान्यता है, उनके कुछ तर्क है, उस आधार पे वो करते हैं। पर जो घटनाएं जो हमारे और आपके या प्राकृतिक घटनाओं से हटकर, है ना, बियॉन्ड, जैसे ईश्वरीय, जिसमें हम डिवाइन इंटरफेरेंस बता दें, है ना, विल ऑफ द गॉड की बात करें, तो फिर वो क्या कहलाएगा, मेटाफिजिकल रीजंस कहलाएंगे, है ना। तो इस आधार पर हम घटनाओं को देखते समझते हैं और उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं सिर्फ। और तीसरा तरीका होता है देखने और समझने का, वो है विज्ञान। तो विज्ञान जो है वो, यानी ये तो सारी बातें जो मैंने बताई वो ज्ञान प्राप्त करने के तरीके हैं। एक तो परंपरा के आधार पर, दूसरा जैसा मैंने आपने कहा पारंपरिक ज्ञान के आधार पर, दूसरा मेटाफिजिकल, है ना, और तीसरा हमने वैज्ञानिक बताया। तो ये साइंटिफिक जो तरीका है चीज़ों को समझने और जानने का, उसमें हम उसकी क्या विशेषता होती है, उसकी विशेषता ये होती है कि हम घटनाओं का अवलोकन करते हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं उसका अवलोकन करते हैं और तटस्थ भाव से उसमें हम हमारे अंदर हमारी कोई मूल्य मान्यताएं, प्रेफरेंसेस, प्रेजुडिस, प्रेडिलेक्शंस, समझ रहे हैं आप, ये शामिल नहीं होती। उसमें क्या होता है, उसमें जो घटनाएं घट रही हैं उसको हम तटस्थ भाव से दें। जैसे केमिस्ट्री के लैब है, उसमें हमने कुछ केमिकल्स डाला, टेस्ट ट्यूब में डाला, तो हम ईश्वर को प्रार्थना थोड़ी करते हैं कि ईश्वर जिसका रंग पीला हो जाए, लाल हो जाए, या ये रिएक्शन हो जाए, ऐसा चमत्कार हो। जो हो रहा है तटस्थ भाव से उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसमें हमारे भावनाएं शामिल नहीं होती, घटनाओं को घटते हुए देखते हैं तटस्थ भाव से। तो ये शोधकर्ता जो है, रिसर्च कर रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो घटनाओं को घटते हुए देखता है और फिर उन घटनाओं को देखकर जो उसके पास तथ्य डेटा जो एनालाइज कलेक्ट करता है ना,
आंकड़े एकत्रित करता है, फिर उसमें स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हुए वो सहसंबंध स्थापित करने की कोशिश करता है कि भाई आखिर है ना क्या कोई इन आंकड़ों से कोई बात स्पष्ट हो रही है, क्या संबंध है ना। तो इसके आधार पर वो एक हाइपोथेसिस डेवलप करता है जिसको कल्पना कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन है ना, घटनाओं का ऑब्जर्वेशन, चाहे वो सामाजिक घटनाएं हो चाहे वो प्राकृतिक घटनाएं हों, उन घटनाओं का क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्वेशन करके कुछ डेटा कलेक्ट करता है, रेलेवेंट डेटा है ना, जो प्रासंगिक आंकड़े हैं वो इकट्ठा करता है। फिर उसके आधार पर उपकल्पना का निर्माण करता है ना। और उपकल्पना जो होती है वो वास्तव में क्या होती है, तो दो परिवर्तियाँ है ना, परिवर्तियों के मध्य एक है ना संबंध होता है, जो आंकड़ों के आधार पर, जो उसने आंकड़े एकत्रित किए उस आधार पर वह दो वेरिएबल्स के बीच एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का प्रयास करता है। इसी को क्या कहते हैं, और ये जो रिलेशनशिप होता है ये टेंटेटिव होता है। टेंटेटिव मतलब कि मतलब अभी पक्का नहीं है, हाँ हो भी सकता है, सही और गलत। एक को कॉज बोलते हैं और दूसरे को इफेक्ट बोलते हैं। इसकी वजह से ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे न्यूटन जब ग्रेविटेशन लॉ की खोज कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि भाई एक सेब ऊपर से नीचे गिरा है ना, तो क्यों नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया नीचे ही क्यों गिरा, हर वस्तु नीचे ही क्यों गिरती, क्या कारण है। तो मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया, कुछ आंकड़े आंकड़े इकट्ठे किए, हर वस्तु जमीन पर गिरती है, ठीक है। तो ये एक डेटा हो गया। अब उनके पास चला हाइपोथेसिस कि भाई आखिर क्यों ऐसा होता है। तो आंकड़े देखने के बाद कि हर वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तो उनके दिमाग में आया ये पृथ्वी खींच रही है, कोई ना कोई इसके अंतर्गत कोई वस्तु है, जो कोई चीज़ है जो सभी चीज़ों को खींच लेती। तो क्या वो कोई है ना चुंबक है इसके अधीन, अंदर कोई बहुत बड़ा चुंबक है जो खींच लेती है, या फिर है ना कोई और कारण, क्या कारण है। अगर चुंबक है तो फिर वो डेटा फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये अगर आपकी हाइपोथेसिस थी कि उसके अंदर कोई चुंबक है, तो फिर आपकी उपकल्पना ये कहलाएगी कि भाई चूँकि उसमें चुंबकत्व की शक्ति है, उसके अंदर कोई बहुत शक्तिशाली चुंबक है पृथ्वी के अंतर्गत, इसलिए वो हर वस्तु को खींच लेता है ना। तो फिर वो पत्तों को और चिड़ियों को और पंखों को है ना हर चीज़ को जो जिसमें लोहा नहीं है, जो चुंबकत्व तो लोहे पे काम करेगा है ना। ऐसा उनके मन में विचार आया कि फिर ये किस चीज़ कहते हैं कि नॉन मेटालिक मतलब सभी प्रकार की चीज़ों को खींच रहा है कि वो लोहे को ही नहीं खींच रहा। तो उसका मतलब ये हुआ कि इसमें लोहा नहीं, कोई और कारण से जो है वस्तुएं खींचती है। तो इस तरह से उसने पहली हाइपोथेसिस जो थी उसकी उपकल्पना उसको उसने नकार दिया है ना। उसने देखा कि नहीं ये तो सारी वस्तुओं को खींच रही है, केवल लोहे को नहीं खींचती, क्या कारण। तो फिर उन्होंने कल्पना और की कि भाई है ना, जिसको कल्पना कहेंगे कि भाई पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है ना, और जितनी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रही है वो उसका आकार इनसे कम है। तो मास की वजह से है ना, पृथ्वी का जो मास है उसकी वजह से उसमें कोई आकर्षण शक्ति पैदा हो रही है, और इसकी वजह से वो दूसरी वस्तुओं को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने एक उपकल्पना तो कर ली, अब इसको सिद्ध भी तो करना पड़ेगा ना। ये उपकल्पना आपने कर ली ऑब्जर्वेशन के आधार पे, लेकिन यू हैव टू प्रूव इट नाउ। अब ये कैसे प्रूव करोगे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। आपने अगर ध्यान होगा कि बहुत बड़े कमरे में उन्होंने है ना वैक्यूम क्रिएट करके और है ना टंगस्टन थ्रेड से एक बहुत बड़ा शीशे का और एक बहुत छोटी शीशे की गोली लटकाई थी है ना। जैसे वैक्यूम क्रिएट किया तो उन्होंने देखा कि बड़ा जो शीशे का गोला है वो छोटे शीशे की गोली को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो उन्होंने ये दूसरे मेटल्स के साथ भी प्रयोग करके देखा, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भाई आकार जिसका बड़ा होगा, मास जिसका बड़ा होगा, उसमें आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है। तो जैसे जैसे आकार बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आकर्षण शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसी को उन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स का नाम दिया। क्लियर। तो इसके पहले ग्रेविटेशन फोर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो एक जनरलाइजेशन हो गया, एक सिद्धांत निर्माण हो गया। क्या
कि किसी भी वस्तु जिसका आकार बहुत बड़ा होगा, है ना, अपने तुलनात्मक रूप से छोटे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। ठीक है, तो ये आधार बन गया सौर ग्रह में, है ना, कैसे एक दूसरे सूर्य के चारों तरफ कोई चक्कर क्यों लगाता है, ये उसको एक्सप्लेन करने का आधार बन गया। तो ये एक सिद्धांत का निर्माण हुआ। तो ये सिद्धांत की निर्माण प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई? ऑब्जर्वेशन से शुरू हुई। हाइपोथेसिस बिल्डिंग हुआ, एक्सपेरिमेंट्स किया आपने, एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे आपने अपने हाइपोथेसिस को या तो प्रूव किया या डिसअप्रूव किया, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक कि आपको एक वैलिड, है ना, आपकी वैलिडिटी जो हाइपोथेसिस है वो एम्पिरिकली वैलिडेटेड नहीं हुआ, यानी कि प्रयोगों के द्वारा जब तक सिद्ध नहीं हुआ तब तक आप ये प्रक्रिया चलाते रहे, ये लूप चलता रहा, है ना। आपने पुराने हाइपोथेसिस को हटा के फिर नया हाइपोथेसिस बनाया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर आपने देखा कि वो, है ना, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा वो हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट होती है या नहीं होती है। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक कि आपके हाइपोथेसिस प्रूव हो जाते हैं, है ना। प्रूव होने पर आप उसको एक ना जनरलाइज करते हो, फिर देखते हो कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो सब जगह लागू हो रहा है नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि स्थान विशेष पे वो बात सही है दूसरी जगह नहीं। तो यूनिवर्सलाइज करते हो आप उसको, जनरलाइज करते हो, और करके फिर आप कहते हो कि ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। तो जो हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव रिलेशनशिप को शो करता था दो वेरिएबल्स के बीच, वो अब क्या प्रूव्ड हो गया। जब प्रूव हो गया तो क्या बन गया? सिद्धांत बन गया। ठीक है, तो सिद्धांत बनने के लिए हाइपोथेसिस का होना जरूरी है और प्रूव होना, एम्पिरिकली वैलिडेटेड होना जरूरी। जब वो हो जाता है तो सिद्धांत बन जाता है। ये एक तरीका है। अब इस सिद्धांत में जो आपने बनाया ये आपका एक क्या बन गया? दृष्टिकोण बन गया। इस आधार पर आप घटनाओं को देखते समझते और उसकी व्याख्या करते हो। तो जो वैज्ञानिक पद्धति है वो क्या है? वो एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें हम हमेशा चीज़ों के पीछे या घटनाओं के पीछे घट रहे कारणों को समझने की कोशिश करते हैं, और हम ऑब्जर्व करते हैं घटना को, और कारणों को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। समझ गए ना? और हाइपोथेसिस 1 2 3 4 5 ये कंटिन्यूअस, और उसको टेस्ट करते रहते हैं। समझ गए? जब वो सिद्ध हो जाता है तो फिर हम ये कहते हैं कि देखो हमने इसको इसकी जांच की, परख की, हमने तथ्यों के आधार पर मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ कि ये बात, है ना, जो हमने सोचा था, जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो सही थी, करेक्ट। तो ये एक तरीका बन गया आपको चीज़ों को देखने, समझने, परखने का और उसकी व्याख्या करना। इसको कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति। और इसके पहले जो पद्धतियाँ थी जो पारंपरिक ज्ञान के ऊपर आधारित थी या पारंपरिक कारणों के ऊपर आधारित थी या तर्क के ऊपर आधारित थी, या एक बौद्धिक तर्क भी आदमी करता है, तो उस आधार पर की तुलना में हम देखें कि ये जो वैज्ञानिक पद्धति है वो क्या है? ज़्यादा निष्पक्ष है ना, तटस्थ है और सटीक है, क्योंकि ये प्रयोगों के द्वारा आप अपनी बात को सिद्ध कर सकते हो, और जो आप सिद्ध करते हो उसको दूसरा भी उसको अप्लाई करके उसको उसकी जांच परख कर सकते हैं। तो ये आपके मूल्य, आपकी सोच, आपकी मान्यता के आधार पर आप किसी चीज़ की व्याख्या नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आपने जो व्याख्या की है वो सब पे लागू है, वो सबके लिए क्या है? इक्वल है, बराबर है। लेकिन जब हम अपने मूल्य और मान्यताओं के आधार पर किसी घटना का विश्लेषण करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो वो मेरे दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या होगी। समझ में आ रही बात? आपके दृष्टिकोण आपके मूल्य के अनुसार विकसित होगी, आपकी व्याख्या अलग हो जाएगी। इसीलिए, और यही मूलतः कला और विज्ञान का अंतर है। तो क्या बात हुई कि कुछ अप्रोचेज ऐसे होते हैं जो किसी मूल्यों, चयनित मूल्यों, मान्यताओं के आधार पर विकसित होते हैं, है ना, और उस आधार पे हम चीज़ों को देखते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। और कुछ दृष्टिकोण ऐसे होते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं, है ना। तो मूलतः दो किस्म के आप देखेंगे पद्धतियाँ, है ना। तो ये अप्रोच जो है लोक प्रशासन के अध्ययन के क्या उपागम है उसको हम जानने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप में कुछ उपागम ऐसे होंगे जो आपके मूल्य मान्यताओं पर आधारित हैं, और कुछ उपागम ऐसे होंगे जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हैं। ठीक है, जो कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करने का
एक वैज्ञानिक तरीका मेथड एडॉप्ट करते हैं, है ना। और देखो कार्य कारण संबंध है तो पारंपरिक तरीकों से भी उसको समझा और व्याख्या किया जा सकता है। अपने मूल्य और विचारों के आधार पर भी हम किसी घटना की व्याख्या कर देते हैं कि इसके पीछे ये कारण है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि वैज्ञानिक जो तरीका होता है वो एक विशेष पद्धति पर आधारित मेथड है ना, प्रोसेस है, उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है। हम तटस्थ होकर ऑब्जर्व करते हैं, फैक्ट हम जो है ऑब्जर्व जो फैक्ट होता है उसको कलेक्ट करते हैं, उस आधार पे हम अपने हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं। जब तक ये हमारी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम अपने हाइपोथेसिस को थ्योरी के रूप में इस्टेब्लिश नहीं करते। फिर उसको डिफरेंट टाइम और स्पेस में भी उसको हम अप्लाई करके देखते हैं, है ना, कि भाई वास्तव में हमने जो सिद्धांत निकाले थे, जो बात कही थी वो सही है भी या नहीं। यानी ऐसा तो नहीं कि न्यूटन के समय ग्रेविटेशन की जो थ्योरी थी वो तो सही थी लेकिन आज नहीं है, ऐसा नहीं। तो जो साइंटिफिक थियरीज होती है वो यूनिवर्सल होती है ना, ऑल टाइम, है ना, एप्लीकेबिलिटी होती है। और उसकी ये विशेषता होती है कि उस सिद्धांतों के आधार पर हम घटनाओं को देखकर समझकर उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में हम और जान सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे मैं इस पेन को छोड़ देता हूँ तो ये गिरेगा क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटेशन का फोर्स लगा हुआ है कि नहीं। एक अनुमान नहीं, इसको आप ये कह सकते हैं कि हम पूर्व घोषणा कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ऐसा होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर तुम उस स्विच को, है ना, डाउन कर दोगे तो ये बिजली जो है चली जाएगी, ऑन करोगे तो सर्किट होगा, फ्लो होगा, लाइट जल जाएगी। और लाइट नहीं जल रही तो इसका मतलब इस बल्ब में कोई प्रॉब्लम है, अगर करंट आ रहा है तो फिर बल्ब में कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्या है, प्रेडिक्शन है, आप कंट्रोल कर सकते हो, मनूवर कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये साइंस जो है, साइंस की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो ज्ञान है इस आधार पे हम घटनाओं की पहले से ही क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा होगा, हाँ, आप उसके बारे में उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, मनूवर भी कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं उस ज्ञान के आधार। हमको है ना रोशनी कम चाहिए तो इसमें कैपेसिटर लगा दो, रेजिस्टेंस लगा दो, इसको क्या करेंगे हम, हाँ, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत ही कैसा है कि इसमें जो शोध करता है उसके मूल्य भावनाएं इसमें शामिल नहीं होती, ठीक है। तो लोक प्रशासन पर अब इन सारी बातों को लागू करके देखिए कि भाई लोक प्रशासन के अध्ययन के क्या उपागम है ना। मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। विज्ञान जो है वो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है वस्तुनिष्ठता। ये क्या है, वस्तुनिष्ठ होता है। क्या होता है, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव। इसमें वस्तु के जैसे गुण और धर्म दिख रहे हैं, उस आधार पे हम अपनी बात को कहते हैं, अपने मन अपने विचार इसमें शामिल नहीं करते, ठीक है। अब समाज विज्ञान में अगर हम इस चीज़ को लागू करने की कोशिश करें, समाज विज्ञान में, कि भाई क्या हम साइंटिफिक तरीके से समाज की घटनाओं को जिसमें मनुष्य शामिल है, क्या ये संभव है कि हम वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग कर सकें। आपने अक्सर देखा होगा कि भाई साइंस जिसकी हमने अभी चर्चा की वो केमिस्ट्री फिजिक्स से जुड़ी हुई है ना घटनाएं, लेबोरेटरी हम कंट्रोल करते हैं, और हमारा जो स्टडी एरिया ऑफ इंक्वायरी होता है वो किससे जुड़ा होता है, वो होता है मटेरियल से, है ना, पदार्थों से जुड़ा होता है, व्यक्ति उसमें शामिल नहीं है कोई, है ना। तो यहाँ पर सोशल साइंस में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसमें व्यक्ति शामिल है, दो बातें हो गई ना। तो जो विज्ञान है उसका संबंध किससे, पदार्थ से, पदार्थ का। ये इसको नेचुरल साइंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान।
और दूसरा एक विज्ञान है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान का संबंध किससे है? मनुष्य और उसके मूल्य, उसके विचार, उसके व्यवहार, उसकी भावनाएं, उसकी अंडरस्टैंडिंग, व्यक्तियों के मध्य अंतर संबंधों, इन सब चीज़ों को समझना, किन परिस्थिति में आदमी कैसा व्यवहार करता है, कब आदमी खुश होता है, कब नाराज होता है, क्यों क्रोधित होता है, कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार इस प्रकार का, वाई प्रकार का क्यों करता है, इन सब चीज़ों को जानने की अगर हम कोशिश करें तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भाई वी आर डीलिंग विद सोशल साइंस। अब सवाल है कि नेचुरल साइंस और सोशल साइंस जो है ये दो ब्रॉड एरिया हो गए। तो इन एरियाज को, है ना, क्या सोशल साइंस के एरिया में भी हम साइंटिफिक मेथड का प्रयोग कर सकते हैं? तो क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड जो है ऑब्जर्वेशन, डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस बिल्डिंग, है ना, उसका आप करो और उस आधार पे फिर जो आप की हाइपोथेसिस देखो कि वो एक्सपेरिमेंट करके वो सही है या नहीं। पर जो बात मैंने कही साइंटिफिक जो मेथडोलॉजी है ना, मेथड, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस बिल्डिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, वेरिफिकेशन, ये मेथड्स हो गए साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक इंक्वायरी के मेथड है। इस मेथड का इस्तेमाल हम मनुष्य और समाज के घटनाओं को समझने के लिए भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इस आधार पे जो प्राप्त ज्ञान होगा उसको हम वैज्ञानिक ज्ञान कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना, सोशल साइंस में प्रॉब्लम क्या आती है कि जो शोध करता है, जैसे मैं शोध कर रहा हूँ तुम दोनों के या पूरे क्लास के व्यवहार के ऊपर शोध कर रहा हूँ, है ना, कि भाई ये स्टूडेंट्स है ना किस तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी बात समझते हैं, कौन मेथड है, क्या है, इसका हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लो कि, है ना, मैं शोध करता और तुम हमारे लिए क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए जिस पर हम शोध कर रहे हैं, तो हमारे बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं, है ना। तो इसमें एक समस्या ये आती है कि मैं शोध करता हूँ लेकिन मेरे भी तो कुछ मूल्य हैं, कुछ भावनाएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं। अब मैं शोध कर रहा हूँ तो सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा ना कि भाई कौन कौन से जो है इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएँ। कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं, ठीक नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मेरी दृष्टि से उचित नहीं होगा, है ना, ऐसा करना। तो कहीं ना कहीं शोधकर्ता के मूल्य भावनाएं भी इसमें शामिल हो जाती है। मेथड कौन सा अपनाएं, टेक्निक कौन सा अपनाएं, कहीं ना कहीं मेरी चॉइस, है ना, मेरी जो सब्जेक्टिविटी है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे शोध करने के तौर तरीकों को प्रभावित करेगी। मेरी जो शोध का जो नतीजा निकल रहा है उसको समझने और जानने के लिए फिर कहीं ना कहीं मेरी जो मूल्य मान्यताएं जो है, या हाँ, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो चीज़ों को देखने और समझने का है ना, वो शामिल हो जाएगा। क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को अपने मूल्य मान्यताओं और अपने, है ना, टेस्ट, लाइकिंग्स, है ना, डिसलाइकिंग्स, कहीं ना कहीं बायस तो होगा ही होगा, है ना। और बिना आइडिया के हम किसी घटना को समझ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, दोनों ही बात है। तो सोशल साइंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है ना, दोनों ही, है ना, उसमें सब्जेक्टिविटी की जैसे मैं शोध करता हूँ और तुम्हारे ऊपर शोध कर रहा हूँ, है ना, तो सब्जेक्ट जो है तुम लोग हो, तुम्हारे ऊपर स्टडी हम कर रहे हैं। मैं ऑब्जेक्टिव 100% होने की, है ना, वो नहीं कह सकता कि मैं 100% ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं मेरी बायस, मेरी सोच, मेरी भावनाएं मेरे शोध को प्रभावित करेगी और मेरी अंडरस्टैंडिंग को भी प्रभावित करेगी। तो इसलिए जो कुछ भी निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष, है ना, 100% ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, फिर जिसके ऊपर हम रिसर्च करने जा रहे हैं वो मनुष्य है, वो भी प्रतिक्रिया कर सकता है। वो या तो कोऑपरेट भी करेगा या जानबूझकर वो बदमाशी भी करेगा, वो गलत डेटा भी दे सकता है कि नहीं। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। स्टूडेंट्स कई बार क्या होते हैं कि मतलब डिसीव करते हैं, छोटे बच्चे भी डिसीव करते हैं पेरेंट्स को, है ना, वो दिखाएंगे कि बड़े सिंसियर है पर उनके मन में कुछ और ही बदमाशियाँ चल रही होती है। तो ये डेटा जो आप कलेक्ट करोगे कोई ज़रूरी नहीं कि वो ऑनेस्ट डेटा हो। बहुत मुश्किल काम होता है सोशल साइंस में।
तो इसलिए मेथड तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, साइंटिफिक मेथड, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपके फाइंडिंग्स हैं वो है ना सत्य को सही तरीके से परिभाषित करें, क्योंकि समय, संस्कृति, स्थान, सापेक्ष आपका ज्ञान है, और अभी आपका जो ज्ञान जिस वर्ग विशेष पर है उसके लिए वो बात सही हो सकती है, लेकिन दूसरे वर्गों के ऊपर उसको लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए समाज विज्ञान की समस्या क्या है कि यह जो ज्ञान होता है, भले ही आपने वैज्ञानिक तरीके इसमें इस्तेमाल किए, आपने ऑब्जेक्टिविटी लाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी आती है, और दूसरा जो जिस पर आपने अध्ययन किया वो समय, संस्कृति, स्थान, सापेक्ष अध्ययन कहलाएगा। उसको हम विज्ञान की भांति, पदार्थ विज्ञान की भांति उसको सार्वभौमिक तरीके से लागू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लोक प्रशासन वो एक कैसा विषय है। आप इसका उद्देश्य क्या है भाई, लोगों की देखभाल करना। अगर मैं इसका सबसे सात्विक दृष्टिकोण उठा लूँ, है ना, मोस्ट इवन माने ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका मूल उद्देश्य क्या है, लोगों की देखभाल करना। तो हर स्थान और समय काल को ध्यान में रखकर, संस्कृति को ध्यान में रखकर लोगों की ज़रूरतें अलग अलग है ना। देखभाल करना का मायने भी अलग अलग बदल जाएगा। आज से 500 वर्ष पहले लोगों की देखभाल करने का मतलब अलग था, आज लोगों की देखभाल करने का मतलब अलग है ना। और पश्चिम में देखभाल करने का अर्थ अलग होगा, तो पूर्व में देखभाल करने का मतलब अलग। और दूसरा, अगर ये भी हम डेफिनेशन उठा लेंगे लोक प्रशासन का अर्थ क्या है भाई, है ना, कि भाई मैन और मटीरियल जो है, व्यक्ति और सामग्री का इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए कि दिए गए लक्ष्य को कुशलता और अद्वितीयतापूर्वक हम पूरा कर सकें, है ना। अगर ये परिभाषा भी उठा लें जिसमें प्रबंधन का जो तत्व जो है वो ज़्यादा हमको दिखाई देता है, तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो कुशलता, मितव्ययता इत्यादि के जो मायने हैं, यह भी कोई सार्वभौमिक और सर्वकालिक मायने नहीं होते, है ना। हर चीज़ के मायने बदल सकते हैं, कुशलता और मितव्ययता के मायने भी बदल सकते हैं, है ना। तो इसी आधार पे आप देखो, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं एक समान नहीं होती। अर्थशास्त्र में भी आर्थिक घटनाओं की व्याख्या के तौर तरीके अलग होते हैं, कोई एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। अगर ऐसा बन जाता तो पूरे विश्व में अर्थशास्त्र के एक ही सिद्धांत जो सभी देश उसको लागू करते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि अप्रोचेस जो हैं, है ना, वो अगर हम वापस चले लोक प्रशासन के अप्रोचेस, तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम लोक प्रशासन को किस तरीके से देखते हैं। एक तरीका है लोगों की देखभाल करने का तरीका। एक जो परिभाषा है वो कहती है कि दिए गए लक्ष्य को कुशलता और मितव्ययतापूर्वक प्राप्त। तो जब लोक प्रशासन विषय की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त इसको लोक प्रशासन और प्रशासन में कोई भेद किया ही नहीं गया था, लोक शब्द को महत्व नहीं दिया गया। तो लोक प्रशासन में लोक शब्द का कोई, है ना, उसका कोई औचित्य नहीं था, वो प्रशासन ही माना जाता था। कहने का मतलब ये है कि जैसे हेनरी फ्योल कहते हैं कि भाई दो किस्म के प्रशासन नहीं होते, सरकारी प्रशासन, निजी प्रशासन जैसी कोई बात नहीं। प्रशासन और प्रशासन है, ये निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है। इसके कुछ, है ना, सार्वभौमिक तकनीक है जिसको समान रूप से कहीं भी लागू किया जा सकता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, है ना। अगर आपको वो तकनीक आती है तो आप अच्छे प्रशासक बन सकते हो, है ना। लूथर गुलिक ने भी पोस्ट का कॉन्सेप्ट दिया, है ना। वो भी वही है कि प्रशासन कुछ नहीं बल्कि पोस्ट कॉर में, अगर इफ़ यू नो हाउ टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ पोस्ट कॉर, यू कैन बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो नज़रिया है कि प्रशासन का उद्देश्य क्या है, दिए गए लक्ष्यों को कुशलता और मितव्ययता पूर्वक प्राप्त करना, और ये तभी संभव है जब हम प्रशासनिक क्रियाओं को, है ना, निश्चित सिद्धांतों पर उसको कस के रखें, उसके अनुसार क्रियाओं को सिद्धांतों के आधार पर उसको हम संचालित करें, है। सार्वभौमिक सिद्धांत बना लो और उसको
उस आधार पर प्रशासन कराओ, प्रशासन घटनाओं को करो। तो तुम देखोगे कि संगठन में जो संरचना है, नियम प्रक्रियाएं हैं, तकनीक है, इस पर बड़ा फोकस किया गया कि अगर किसी भी संगठन की संरचना, नियम प्रक्रियाएं, तकनीक अगर है सिद्धांतों पर आधारित कर दी जाए, है ना, तो ये अपने उद्देश्य को कुशलता और मितव्ययता पूर्वक प्राप्त करें। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है समझने की वो ये है कि आरंभ के काल में लोक प्रशासन में लोक यानी सरकार और लोगों की देखभाल ऐसे मूल्यों का कोई महत्व नहीं था। महत्व क्या था? दिए गए लक्ष्य को कुशलता और मितव्ययता पूर्वक प्राप्त करना, यही प्रशासन का, लोक प्रशासन का मूल्य था। अपने आप में यही मूल्य था कि हमको जो भी काम सौंपा जाएगा, है ना, राजनीति का काम है नीति का निर्धारण करना, प्रशासन का काम है उन नीतियों को कुशलता और मितव्ययता पूर्वक क्रियान्वित। अब वो राजनीति ने कौन से मूल्य तय किए हैं, वो उचित है अनुचित, इससे हमारा कोई लेना देना, हमारा तो लेना देना इस बात से है कि जो भी हमको सौंपा गया है ना, उसको कुशलता और मितव्ययता पूर्वक पूरा करें, है ना। ये हमारा स्वयं का अपना लक्ष्य, और ये तभी संभव होगा जब हमारे सांगठनिक जो क्रियाएं हैं, संगठन के अंदर जो हो रही क्रियाएं, उसको हम, है ना, किन्हीं निश्चित सिद्धांतों पर आधारित करें। जैसे संगठन की संरचना, है ना, काम, इसके अंतर्गत जितने भी काम किए जा रहे हैं, है ना, उसको हम वैज्ञानिक रीति से करने की कोशिश करें। तो देखिए टेलर ने और फेयोल ने, है ना, लूथर गुलिक ने, ये जो जितने भी शास्त्रीय विचारक कहलाते हैं, शास्त्रीय विचारक, उनकी मान्यता क्या थी कि अगर हम प्रशासनिक क्रियाओं को, है ना, निर्धारित सिद्धांतों और तकनीकों पर, है ना, अगर आधारित करें तो हम अपने उद्देश्य को कुशलता और मितव्ययता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए उन्होंने सारा फोकस स्ट्रक्चर, प्रोसेस, समझ रहे हो, टेक्निक पर दिया और इससे संबंधित ढेर सारे सिद्धांत डेवलप किए। ठीक है, लगभग 29 प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा, है ना, उर्विक ने की है ना। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन क्षेत्र में अगर सभी के योगदान को अगर हम उसका संकलन करें तो 29 प्रकार के सिद्धांत बन जाते हैं। तो ये जो सिद्धांत हैं ये बड़े इस रूप में महत्वपूर्ण है कि ये उद्देश्यों को कुशलता और मितव्ययता पूर्वक प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है। समझ में आई बात? ये शास्त्रीय। पर अब ये देखो कि उसी संगठन, है ना, संगठन के जो 4 तत्व अगर तुम देखोगे, 4 तत्व क्या है? लक्ष्य, संरचना, कार्य प्रकृति और व्यक्ति समूह, है ना। तो मानव समझ विचारधारा क्या करती है कि उस मानव समूह को फोकस करती है। वो कहती है कि लक्ष्य कुशलता मितव्ययता पूर्वक तब प्राप्त होगा, संरचना और कार्य प्रक्रिया तकनीक महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? व्यक्तियों के मध्य संबंध है ना, विश्वास। तो विश्वास और अंतर संबंध बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर ये मजबूत है तो फिर लक्ष्य कुशलता और मितव्ययता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। यानी वो एक पुरानी कहावत है कि इट इज़ नॉट द वेपन्स दैट विन्स यू वॉर, इट इज़ द मैन बिहाइंड द वेपन्स, है ना। यानी कि औजारों से आप युद्ध नहीं जीतते, औजारों के पीछे जो सैनिक है उसके मनोबल, उसके साहस से, है ना, आप युद्ध जीतते हो। यानी कि महत्वपूर्ण घटक क्या है संगठन का? वह है व्यक्ति। तो प्रबंधक और श्रमिकों के मध्य अगर बहुत अच्छे संबंध है, पारस्परिक संबंध, विश्वास का, प्रेम का, सौहार्द का, सम्मान का, एक दूसरे के हितों का अगर वो ध्यान रखते हैं, है ना, एक यूनिट के रूप में काम करते हैं, तो आप बेहतर तरीके से अपने उद्देश्य को प्राप्त करो। कुशलता मितव्ययता इस पर निर्भर करती है। ये दृष्टिकोण क्या कहलाएगा? मानव संबंध उपागम कहलाता है। शास्त्रीय उपागम जो है उसमें मनुष्य का तत्व महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें समूह महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें क्या महत्वपूर्ण है? उसमें महत्वपूर्ण है संरचना, कार्य प्रक्रिया, तकनीक, है ना। ह्यूमन फैक्टर मिसिंग है। तो ये अब
देख रहे हैं अप्रोचेस कैसे डेवलप हो रहे हैं आपके मूल्य और मान्यताओं के आधार पर, है ना। आपकी धारणा बन जाती है कि नहीं, जब तक संरचनाएं सही तरीके से आप किसी संगठन की संरचना का निर्माण नहीं करोगे तब तक आप अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर। पॉलिसी पर फोकस करता है, टेलर प्रोसेस पे फोकस करता है, टेक्निक पे फोकस करता है कि जब तक प्रोसेस टेक्निक डेवलप नहीं होगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करता है, साइंटिफिक टेक्निक्स की बात करता है कि जब तक आप इन टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करोगे आप अपने उद्देश्य को कुशलता मितव्यतापूर्वक प्राप्त, ये बाद में टेररिज्म के रूप में डेवलप हुआ। तो अर्थ ये है कि आपकी जो धारणा है, आपके जो है ना मान्यताएं हैं, उस आधार पर आपके सिद्धांत भी विकसित होते हैं। और इसी प्रकार से लोक प्रशासन में घटनाओं को समझने का तरीका, नज़रिया, धारणाएं हैं, जिसको हम कह सकते हैं हमारे अजम्पशंस क्या हैं। जैसे अजम्पशंस वैसे आर्गूमेंट्स, अजम्पशंस और आर्गूमेंट्स के आधार पर आप चीज़ों को समझते हो, उसकी व्याख्या करते हो, राइट। और इस तरह से आप कुछ कहते हो, आप कुछ और कहते हो, आप कुछ और कहते हो, इस तरह से बहुत सारे हमारे सामने क्या है ना, हमारा बॉडी ऑफ नॉलेज है ना डेवलप होता चला जाता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ यह भी एक मत है, यह भी एक विचार है, यह भी इम्पोर्टेंट है। ये इस दृष्टि से है ना, हम लोक प्रशासन को देखें, उस दृष्टि से देखें, तो हम किसी भी घटना को समझने के लिए, उसके सत्यता को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यही तो कर सकते हैं कि अलग अलग नज़रिए से चीज़ों को जानने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसके साथ हम समाप्त करें कि सत्य जो है अपने आप में होता है ना, है उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। एको सत्य विप्र बहुधा वदन्ति, सत्य तो अपने आप में है। जो विद्वान लोग हैं उसको तरह तरह से क्या करते हैं, परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो दृष्टिकोण भी क्या है कि एक विशेष नज़रिया है चीज़ों को देखने और समझने का, है ना। तो लोक प्रशासन में जो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है वो शास्त्रीय विचारधारा या शास्त्रीय दृष्टिकोण, मानव संबंधित दृष्टिकोण है ना, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण है ना, उसके साथ तंत्र उपागम की बात करते हैं, है ना, उसके अलावा व्यवहारवाद की बात होती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो लोक प्रशासन के विषय के विकास के साथ साथ तरह तरह के उपागमों का डेवलपमेंट हुआ। पॉलिसी साइंस का अप्रोच का हो गया है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अप्रोच है ना। तो ये अप्रोच बदलते जाते हैं और एक नए प्रकार के आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। वो कहते नहीं, लोक प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए हमको ये दृष्टिकोण रखना पड़ेगा, है ना। पब्लिक चॉइस अप्रोच आ जाएगा, है ना, तो न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच आ जाएगा। तो ये इस तरह से बहुत सारे अप्रोचेस, और इन्हीं अप्रोचेस से हम विषय के विकास की यात्रा भी देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? थैंक यू वेरी मच। सर ये स्टार्टिंग का थोड़ा सा इंडेक्टिव और डिडक्टिव वाला थोड़ा